गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है स्टडी की जिसमें हम सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या होगी? एक ऐसी ब्रांच हो गई नॉलेज की जिसमें सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाएगा। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, क्या रीज़न होते हैं उसके पीछे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ दो रीज़न्स की वजह से होती है। एक तो होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स होते हैं। स्कार्स मतलब उनकी कमी होती है। और दूसरा रीज़न है कि जो हमारी वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे मान लो कि किसी पर्सन की इनकम है 10,000 पर मंथ, तो उसके जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हो गए 10,000 तक, लेकिन उसके जो वांट्स एंड डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। वो सोचेगा 10,000 में वो अपने लिए न्यू क्लॉथ्स भी ख़रीद ले, वो अपने लिए अच्छा खाना भी ख़रीद ले, वो अपने घर का रेंट भी दे दे, वो अपने फ़ोन का बिल भी पे कर दे उससे। तो उसके पास जो वांट्स एंड डिज़ायर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो इसी के कारण, इन्हीं चीज़ों के कारण, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। अगर जो रिसोर्सेज हैं वो भी स्कार्स ना हों, वो भी अनलिमिटेड हों, फिर तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम अपनी इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो स्कार्सिटी का मतलब समझ आ गया आपको क्या होता है? कि रिसोर्सेज की कमी होना। अब बेशक कोई पर्सन जितना मर्जी रिच हो, जितना वो चाहता है ना, जितनी उसके डिज़ायर्स होती हैं, उसके पास उतने रिसोर्सेज तो उसके पास भी नहीं होते। ठीक है, कि जब वो जो चीज़ चाहे उसको तभी उसे टाइम मिल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाय नेचर भी कुछ चीज़ों की सप्लाई लिमिटेड होती है। उसके बाद है चॉइस। चॉइस क्या होता है? चॉइस में होता है कि किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से हमने किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो हमारे पास 10,000 रुपीज़ हैं, तो उसको किन चीज़ों पर लगाना है, उसका कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, वो हमारी चॉइस है कि उस 10,000 रुपीज़ को हमने कहाँ कहाँ खर्च करना है, किन किन अल्टरनेटिव यूजेस पर खर्च करना है। तो ये हो जाएगा चॉइस। तो अब आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ आ गई? इकोनॉमिक्स पता लग गया क्या होता है, उसके बाद स्कार्सिटी क्या होता है, चॉइस क्या होती है, ठीक है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। अब है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से बना है, माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब पता है आपको क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करना। माइक्रो का मतलब होता है ऑन स्मॉल लेवल। तो कंबाइंड मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? कि जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्मॉल लेवल पर स्टडी किया जाता है तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई एक फर्म है या कोई एक इंडस्ट्री ले लो आप, उसके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं ना, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ एक फर्म या एक इंडस्ट्री की है, तो इसको हम लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। इस प्रॉब्लम को माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी किया जाएगा। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मैक्रो का मतलब होता है ऑन लार्ज लेवल। इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लार्ज लेवल पर स्टडी किया जाता है। लार्ज लेवल पर कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। इसमें अगर हम लें कि ओवरऑल जो होल इकॉनमी है, होल इकॉनमी में प्रोडक्शन कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। पहले से जो प्रोडक्शन है होल इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कम होता जा रहा है। अगर हम ऐसा बोलें तो ये किसकी प्रॉब्लम हो गई? पूरी इकॉनमी की। पूरी इकॉनमी लार्ज लेवल मतलब। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्जर लेवल पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं। तो अगर हम एग्रीगेट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई की बात करें, एग्रीगेट मतलब टोटल, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। ऐसे ही अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई होना, कि जो जनरल प्राइस लेवल है ना वो डाउन चला गया। जनरल प्राइस लेवल डाउन जाने का मतलब इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई है।
जब इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कम होगी तो महंगाई ज़्यादा होगी। तो अब इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, ये भी होल इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, तो इस प्रॉब्लम को भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। अब हम करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले डिफरेंस तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनके मीनिंग का ही बन जाएगा। सेकेंड डिफरेंस आप बना सकते हो इनके एग्जाम्पल्स का। थर्ड डिफरेंस में आप लिख सकते हो कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम क्या देखते हैं कि किसी एक फर्म या इंडस्ट्री का कितना आउटपुट हो रहा है, कितना वो प्राइस चार्ज कर रहे हैं। सिर्फ एक इंडस्ट्री या फर्म का ही देख रहे हैं ना, हम आउटपुट देख रहे हैं या फिर प्राइस देख रहे हैं। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देख रहे हैं हम कि ओवरऑल इकोनॉमी में कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, वहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी में कितना जनरल प्राइस लेवल कितना है, मतलब इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, यहाँ पर कौन सी फोर्सेस काम करती हैं? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई को। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक इंडस्ट्री है, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, तो जिस चीज़ की डिमांड कम होती है ना, उसके प्राइस भी कम होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि कौन सी फोर्सेस काम करती हैं? सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस काम करती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मान लो कि ऐसी जो प्रॉब्लम है, पॉवर्टी हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एक अच्छा रोल प्ले करती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कौन कौन सी होंगी? मॉनेटरी पॉलिसीज़ और फिस्कल पॉलिसीज़। मॉनेटरी वर्ड बना है मनी से रिलेटेड, तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ का मतलब है पॉलिसीज़ रिलेटेड टू मनी, और मनी से रिलेटेड पॉलिसीज़ को आरबीआई बनाता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ रिलेटेड होती हैं गवर्नमेंट बजट से, और गवर्नमेंट बजट को फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन सी होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो वाली इकोनॉमिक्स होती है जो उन इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ डील करती है, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है जो पास्ट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, प्रेजेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं और फ्यूचर से भी रिलेटेड हो सकते हैं। और इन इश्यूज़ में फैक्ट एंड फिगर्स होती हैं, ट्रुथ पर बेस्ड होते हैं ये इश्यूज़। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडिया में पॉवर्टी थी ना, जितनी आज पॉवर्टी है उससे भी कई गुना ज़्यादा थी। तो ये जो बात बोली इसमें ट्रुथ है। ठीक है, इसको किसी न किसी डाटा के बेस पर बोला जा रहा है। तो ये रिलेटेड हो गई पास्ट से, यहाँ पर मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, तो ये भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि आजकल के टाइम में 22% जो पॉपुलेशन है ना इंडिया की, वो पुअर है, एब्सोल्यूटली पुअर है। एब्सोल्यूटली पुअर मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन है, वो इतनी ज़्यादा गरीब है। तो इसमें भी डेटा का यूज़ किया है मैंने, फैक्ट एंड फिगर्स का यूज़ किया है, और ये बात भी ट्रुथ पर बेस्ड है। तो और ये डील कर रही है प्रेजेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ, ये भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगी। अगर आपको जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आने वाले टाइम में जो पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पुअर पीपल है, वो 22% से भी बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर फ्यूचर की बात की जा रही है और इसमें भी डेटा यूज़ किया जा रहा है, ट्रुथ पर बेस्ड है। ये भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के इश्यूज से रिलेटेड होती है। सेकेंड थिंग, ये ट्रुथ पर बेस्ड होती है। ये हमें बताती है व्हाट वाज, क्या था, व्हाट इज़, क्या है, एंड व्हाट वुड बी, क्या होगा, और इसमें कुछ आपने एग्जांपल्स दे देने। उसके बाद है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को ही बोल रहे हैं।
तो इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पहले 3 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। 4th करेक्टरिस्टिक दी हुई है जो आपकी बुक में, इसमें बोला हुआ है इसमें कोई भी वैल्यू जजमेंट या ओपिनियन नहीं होता। मतलब इसमें जो इकोनॉमिस्ट है ना, वो सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, वो किसी न किसी ट्रुथ के बेस पर बात करते हैं, डेटा के बेस पर बात की जाती है इसमें। वो सिर्फ अपने व्यूज़ नहीं देते कि ऐसा है या ऐसा होना चाहिए। तो ये था आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। उसके बाद है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करती है उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जिनका सॉल्यूशन ओपिनियन के बेस पर दिया जाता है। इसमें कोई डेटा नहीं होता, कोई फैक्ट नहीं होता, कोई ट्रुथ नहीं होता। हर इकोनॉमिस्ट सिर्फ अपने अपने व्यूज़ देता है, व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये बताया जाता है, जैसे मान लो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसको सामने रखा और हर इकोनॉमिस्ट अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ लिखा ना व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी का मतलब होता है क्या होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ अपने ओपिनियंस या जजमेंट्स दी जाएंगी, लेकिन जो जजमेंट्स होंगी वो वैल्यूड जजमेंट्स होंगी। ऐसा नहीं कि मैं या आपने कुछ कह दिया, मैंने या आपने, तो वो जजमेंट हो जाएगी। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सोच समझ के कुछ ना कुछ अपनी राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं, तो उसको वैल्यूड जजमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट डिफरेंट सॉल्यूशन देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। इसमें एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मनरेगा स्कीम चलाई गई थी, तो इसमें क्या था कि जो पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग होते हैं उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है हर मंथ। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये चीज़ ठीक है कि जिन लोगों के पास कुछ भी काम करने को नहीं है उनको कुछ ना कुछ तो उनके पास पैसा आएगा। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जो लोग काम कर भी सकते हैं वो भी जानबूझ के काम नहीं करेंगे, कि कुछ ना कुछ पैसा तो वेले बैठे भी आ ही रहा। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके अलग अलग व्यूज़ हैं। अब ये सिर्फ व्यूज़ हैं कि कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ वैल्यूड जजमेंट्स हैं, इसमें कोई डेटा या ट्रुथ नहीं है। ठीक है। और जब ऐसा होगा, कुछ इकोनॉमिस्ट कोई और बात पर अड़ गए, कुछ और कह रहे हैं, तो ऐसे केसेस में कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, डिबेट्स हो सकती हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ये था आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में।